हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश 101 वीडियो में। आज मैं आपको धरातल के रूप बदलने वाले कारक और वाह्य कारक बताऊंगा। एनसीईआरटी का 7th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, उसी के थ्रू कुछ चीज़ें समझा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं और जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? अपक्षय होता क्या है, अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। अपक्षय होता क्या है, देखो लिखा है चट्टानों के, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट करने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। क्या? चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट करने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। टूटते फूटते हैं, देखो चट्टान दिखाई जा रहा है, ये चट्टान है, अपने स्थान पे टूटते हैं फूटते हैं, इसे ही वो क्रिया कहते हैं। सूर्य में थोड़ा सा होता है, उसके बाद और फैल जाता है। जब ठंडा होता है तो देखो अगल बगल में एरो बना है, फैल जाता है, और धूप होता है तो इसके अंदर गर्मी जाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन था, जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैविक अपक्षय, यहाँ हेडिंग डाल देना और थोड़ा समझ लेना, यहाँ तक लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखो, लिखा है, अभी अच्छी तरीके समझा देंगे, आराम समझ में आ जाएगा। लिखा है पृथ्वी पर, थोड़ा जूम कर देते हैं हम, ठीक है ना। लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव के विभिन्न क्रियाओं मतलब प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। कैसे? जैसे जंतु द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, खाने मतलब जो कोयला वोयला खुदाई उदाई होती है उन सब के बारे में बताया। सड़कें बनाना, सड़क बनती है तब भी तो खुदाई होती है ना। उसके बाद लिखा है सुरंग बनाना, सुरंग जैसे मेट्रो है, रेल है, टनल है, वो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षी द्वारा बीज पहुंचने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमजोर कर देती हैं और इसे जैविक अपक्षय कहते हैं, ठीक। अब थोड़ा समझो, थोड़ा समझा के बताते हैं। देखो होता क्या है इसमें, देखो जैसे खुदाई हुई, ठीक, खुदाई हुई, ये मान लो खुदाई हो गई, ठीक। खुदाई होने के बाद जैसे कोई चट्टान है, अब चट्टान में पड़ गई दरार, देखो थोड़ा मोटा करके, ये चट्टान है, इसमें पड़ गई दरार, थोड़ा इसको जूम करके बड़ा करके होता है। अब चट्टान, अब कोई पक्षी आया, ठीक, उड़ता हुआ कोई पक्षी आया, ये देखो पक्षी आया, इसमें उसने डाल दिया बीज, ठीक। अब बीज से छोटा सा पेड़ निकलेगा। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, दूसरे भाग में दिखा देते हैं। अब इसमें से छोटा सा पेड़ निकलेगा, ठीक। अब वो पेड़ छोटा तो रहेगा ही नहीं, फिर वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, विशाल का, तो अगल बगल में दरार निकलती जाए। देखे होगे कोई घर बना होता है, ऐसे घर बना होता है, ठीक, उसके बगल में कोई अगर जैसे पेड़ निकल जाता है ऐसे ऐसे करके, तो घर के बीच में दीवालों में दरार आ जाती है ना, तो देखे होगे कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो जो पीपल के पेड़ में अधिकतर होता है, तो जब ये दरार जितना मोटाई होगी उतनी दरार बढ़ेगी, है, तो वही चीज़ बता, तो कमज़ोर हो जाएगा भाई, घर कमज़ोर हो जाएगा, वैसे ही चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी। समझ आ रहा है? इसी तरीके का लिखा है यहाँ पर कि जब वहाँ पर पौधे उगने लगते हैं तो धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेते हैं और जड़ें चट्टानों को कमजोर कर, क्योंकि जड़ें जब फैलेंगी, बड़ा होगा तो कमजोर हो ही जाओगे, ठीक है ना। तो ये जैविक अपक्षय होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया और समझा भी दिया, अच्छी तरीके से समझ के याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा। लिखा है जलप्रपात कैसे बनते हैं। अच्छा, जलप्रपात कैसे बनते हैं, चलो भाई जलप्रपात बताते हैं कैसे बनते हैं। अब जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा कहानी सुनो। लिखा है जलप्रपात, हेडिंग डालना, लिखना, जब नदी के रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं, ठीक है, तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी काट नहीं पाता। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरने लगता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। और आपका मन करे तो उदाहरण में एक लिख देना, जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात, ठीक है। अब समझो, थोड़ा इसके बारे में समझो। देखो ऐसा है
कि ये बताया जा रहा है कि जो चट्टानें होती हैं, मतलब कि जो चट्टाने की परतें होती हैं तो कुछ मुलायम होती हैं, ठीक, कुछ कुछ मुलायम होगी, कुछ कठोर होंगी, ठीक। अब होता क्या है, जो पानी होता है मुलायम को तो काट देगा, ठीक, और जो ये तुम्हारी कठोर होती है इसको काट नहीं पाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कुछ उबड़ हो जाएगी, कुछ खाबड़ हो जाएगी, तो इधर से पानी आएगा, ऐसे से पानी आएगा, और वही पानी नीचे ऐसे से बहता जाता है। बाहुबली करके एक मूवी थी, उसमें देखो अरे बहुत सी चीज़ें, उसमें देखो जैसे जलप्रपात, इधर से देखो ऐसे सपाट इस तरह से पानी आता है, और पानी आने के बाद यूँ मुड़ जाता है, यूँ ऐसे मुड़ के नीचे गिरने लगता है। तो अब थोड़ा सा और समझ लो, इसके नीचे बिजली भी बनाई जा सकती है, टरबाइन होता है, टरबाइन घूमने लगता है ऐसे से और बिजली का निर्माण हो जाता है ना। तो इसके नीचे पानी जब ऊपर प्रेशर से आता है तो टरबाइन घूमने लगता है, ये भी याद रख लेना। तो जलप्रपात मतलब समझ गए ना, जो पर्वत के ऊपर से ये पानी उबड़ खाबड़, जब ऊपर खाबड़ रहेगा तो प्रेशर से आएगा, ठीक, उसी को इंग्लिश में इसको वाटरफॉल कहते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो चित्र के माध्यम से दिखा रहे, देखो ये चित्र है, चित्र देख लो, ये चित्र, ठीक है फ्रेंड्स, देखो चित्र में दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से खूब दूर से पानी आ रहा है, ऊबड़ खाबड़ चट्टानें हो गई हैं और यहाँ से जलप्रपात आने लगा। बात अच्छी तरीके हमको लगता है समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब क्वेश्चन आपका है कि ये बलुका स्तूप क्या है, क्या है बलुका स्तूप, क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। अच्छा, बलुका स्तूप होता क्या है, देखो भाई लिखा क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, देखो यहाँ पे आंसर है बलुका हेडिंग डाल के, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा आ जाती है, जैसे हवा चल रही कोई बाधा आ जाती है, तब पवन का वेग कम हो जाता है और जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा जाती है तो पवनों का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिर जाते हैं। बात समझो, इसमें समझते हैं, पवन आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है, इसके सामने कोई बाधा आ गई। अच्छा, बाधा जब आएगी तो जब बाधा आ गई, जैसे मान लो इधर से पवन आ रही है, इसके सामने कोई बाधा आ गई, अब बाधा कोई मिट्टी तो है नहीं, है बालू है, बालू उड़ेगी ऐसे ऐसे हैं, उड़ के ऐसे ऐसे टीले बना देंगे, ऐसे ऐसे करके टीले बना देगी, तो वही टीले कहलाते हैं। अब समझ आ गया ना, ये हवा आएगी, हवा उड़ाएगी और टीले बन के ऐसे तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो ये टीले हो गए, देखो। उसके बाद अब पूछा जा रहा है कि ये निर्माण कैसे होता है, लिख देना बालू के टीले से होता है भाई, क्योंकि बालू को उड़ाता है तो बालू के टीले से निर्माण भी होता होगा। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, चलो भैया डेल्टा का, अरे यार डेल्टा का निर्माण देखो कितना अच्छा बता देते हैं अभी आपको, देखो ये पहले इसके थ्रू बता देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा चित्र के माध्यम से हम बताएंगे। डेल्टा का निर्माण नदी के सागर में गिरने के पहले, यहां से लिखना बेटा है ना, नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है, ठीक है। इसके कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होने लगता है, ठीक। अब समझो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप लोग देखिएगा जरा, देखिए डेल्टा में होता क्या है कि जैसे आपको बताते हैं, पहले भारत का मैप बनाते हैं, कैसे डेल्टा बनता कैसे पहले, और भारत में वो कहाँ पर है, ठीक। ये भारत का इधर का मैप है, ठीक। यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, हल्का हल्का बता रहे हैं। यहाँ से गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से होती हुई, बिहार से होती, झारखंड से होती, यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ से मानसरोवर इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती हुई इधर असम से होती हुई, अरुणाचल से होती हुई, यहाँ पर आती हुई, यहाँ पर आती हुई, इससे मिलकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और यही दोनों नदियाँ जो मिलती हैं,
इसी को बेटा आपका डेल्टा कहा जाता है। दोनों नदी के मिलने के स्थान से यहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक, तो यही स्थान को डेल्टा कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब थोड़ा किताब में आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ये देखो यहाँ पर है, दोनों नदियाँ आई इधर, तो क्या लिखा है, पर्वत लिखा है कि नदी के सागर में गिरने से पहले उनकी बहती गति अधिक धीमी हो जाती है। दोनों नदियाँ मिल रही हैं तो अधिक पहले गति धीरे हो जाएगी, पहला कम। इस कारण नदी के मलबे का निरपेक्षण होने लगता है, मलबा किनारे किनारे होने लगा है इधर उधर। देखो ये सब पॉइंट 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 जमने लगता है ना, यहाँ पर देखो जमने लगा, और एक इधर से पानी आने लगा, इधर से आने लगा, इधर से आने लगा, इधर से आने लगा, और जब निरपेक्षण होने लगता है, बस इसी निरपेक्षण को डेल्टा कहते हैं। देखो तुम्हारे में लिखा है गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा सागर सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना, ये भी लिखा है। तो अपनी जानकारी के लिए याद कर लेना, मगर क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। अब क्या आ गया है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। किस चीज का अंतर? अपक्षय और अपर्दन का। क्या? अपक्षय और अपर्दन में अंतर। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है? चलो भाई इसको समझते हैं। और ये अपर्दन हो गया, ठीक है, ये अपर्दन हो गया आपका। कि अपर्दन कैसे होता है, अपक्षय कैसे होता है। अपक्षय तुमको बता ही दिया था यहाँ पर कैसे होता है, ठीक है। अपक्षय शुरुआती में बता दिया कि चट्टानें एक स्थान से टूट टूट कर फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ से, ठीक। और अपर्दन का देखो क्या लिखा है, इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा लिख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखा है यहाँ से लिख लेना तुम इसमें। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट फूट जाती हैं, और चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को ही अपक्षय कहते हैं, ठीक। अपर्दन, अब लिखा है अपर्दन के बारे में समझो। लिखा है जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियां चट्टानों में तोड़ फोड़ करने लगती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। प्रवाहित जल, पवन, समुद्र लहरें, हिमानी शक्तियां चट्टानों को तोड़ फोड़ करती हैं और परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। थोड़ा समझो, देखो जैसे जल आ रहा है यहाँ पर समुद्र में, तो भैया तूफान की तरह आता है, और यहाँ पर चट्टान है, मान लो चट्टान टाइप में, तो लिखा है जल, पवन, समुद्र लहरें ऐसे ऐसे आती, इसमें टकराती हैं, ठीक है। और हिमानी शक्तियाँ, जैसे जब ऊपर जाओगे तो बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ भी समुद्र, बहुत से समुद्र तो बर्फ़ होती है, तो इसमें टकराती है, और टकरा टकरा के इसमें कुछ भाग एक स्थान, जैसे यहाँ पर है पर्वत, तो यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे बैठ गया? देखो यहाँ पर्वत है, फिर ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी के माध्यम से, किसके माध्यम से? हवा और तुम्हारा वर्षा, मतलब वो हवा, हिमानी, ठीक है, और क्या है, पवन, लहरें, इनके माध्यम से इस स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाती है, इन्हें ही अपर्दन कहते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी के माध्यम से। समझ में आ गई बात? अब देखो वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी क्या होती है, ठीक है। यू आकार की घाटी देखो, यहां से लिखना बेटा, यहां से लिखा है ऊंचे, यहां से, हाँ लिखा है, हाँ पहले यू आकार की घाटी देख लेते हैं, फिर वी आकार की घाटी देखते हैं। इसका क्वेश्चन खा लिखा है कि, चलो पहले देख लो वी आकार की घाटी। देखो लिखा है नदी पर्वतीय क्षेत्र, यहां से है, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा कर देती है, इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, इसे वी आकार की घाटी कहते हैं, ठीक। लिखा है नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसको गहरा कर देती है। मतलब जो पर्वतीय नदी होती है, जैसे ये पर्वत वाली नदी है, ये पर्वत है,
और इधर से नदी ऐसे बहने लगी, तो क्या होता है कि जो नदी है वो बहाव उसका तेज रहता है, और जब बहाव तेज रहता है तो उसको ये इधर से बहने लगती हैं, और बहते बहते वी आकार का ऐसे ऐसे पानी इधर आने लगता है, वी आकार का शेप बना देती है। बस यही आपकी घाटी की रहती है। देखो यह चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, वी आकार का शेप बना रही है वी, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये देखो वी यहाँ पर ही बनना है। तो ये लिखा है पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली नीचे तल को काट कर उसे गहरा करती। काटने मतलब बहुत धार होता है। देखो कोई एक पाइप, देखो पाइप से पानी जब टपकता रहता है, अरे यार इससे देख लो, इसे अपनी छत देख लो या कुछ भी देख लो, ये छत है उसमें पाइप लगा है, अब छत लगा पाइप लगा, देखो यहाँ ज़मीन है, तो यहाँ से अगर पानी टपकता रहेगा लगातार तो देखो यहाँ पर एक गड्ढा टाइप में हो जाता है, छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, चाहे नल देख लेना, लगातार अगर पानी टपकेगा तो यहाँ गड्ढा हो जाता है ना। तो सोचो जब एक एक बूंद से टपकने से होता है तो नदी है पूरी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आती है। अब सुनो यहाँ पर क्या लिखा है, अब वी में लिख देना कि यहाँ से ऊंचे पर्वत पर, ठीक है, ऊंचे पर्वत पर जब कोई बड़ा हिमखंड खिसकता है, ठीक, तो उसे हिमानी कहते हैं, ठीक। जो यहाँ पर जो लिखता है, जो पहाड़ी भागों में हिमानी सपाट चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं, ठीक। इसका आकार यू की आकार का होता है। सबसे पहले ये वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देता है, ठीक है ना। तो लिखा है पहले ये यू आकार की होती है, ऐसे यू आकार की होती है, यू आकार की होती है, फिर ये वी आकार की हो जाती है, यू से वी आकार की, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना आप लिख देना, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख देना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय क्या होता है। अब भौतिक और रासायनिक अपक्षय देख लो, यहाँ से यहाँ तक लिखना, यहाँ से यहाँ तक लिखा है चट्टान, लिखा है चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैलती हैं, ठीक है। जो चट्टानें होती हैं सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैलती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं, जिससे बस टूट जाती, यहां तक लिख लेना, ठीक। इसे ही भौतिक अपक्षय कहते हैं, ठीक। अब थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लो। बता क्या रहे हैं कि सूर्य की गर्मी, जैसे चट्टान है, ठीक, हाँ, ये चट्टान है, अब इसमें सूर्य की रोशनी पड़ी, ये देखो सूर्य की रोशनी पड़ी। अब सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद ये क्या होता है, ये अपने भाग से थोड़ा और मोटी हो जाती है, फैलने लगती है, पतला है, ये सब फैल कर ये बन गई। अच्छा ठीक है, अब जब रात आई, चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा आने के बाद क्या हो गया कि ये फिर से अपने पोजीशन में आ जाई, ठीक। तो बात समझो, सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फैलने में क्या होता है, ये इसका भौतिक अपक्षय हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको बार बार घुमाओगे तो एकदम लचीली हो जाएगी और टूट के वो गिर के जाएगी ना, तो वही सिकुड़ना और फैलने लगती है, ठीक, अपने आकार में, फिर वो नॉर्मल, फिर अपने सूरज हुआ तो इसमें हुआ तो इसमें। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि दिन में सूर्य की गर्मी होकर गर्म हो जाती है और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती है, धीरे धीरे चट्टानें कमजोर होने लगती हैं, ठीक, और टूट जाती हैं, ठीक। तो बस इसे ही भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय में लिखा है चट्टानों में, ठीक, लिखा है चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज सम्मिश्रित पाए जाते हैं, ठीक है ना। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन होता है, बात समझ लो। लिखा है कि चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, पानी के साथ जब इनका संपर्क होता है तो इसमें परिवर्तन से जो चट्टान है वो बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानें टूटने लगती है, इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान समझो। देखो भैया ऐसा होता है, जो चट्टान होती है, जो चट्टानें होती हैं, ऐसे ऐसे चट्टान होती है, वो इसके अंदर मतलब अपना अपना कुछ ना कुछ केमिकल चीज़ें मिली रहती हैं, जैसे कभी कोयला मिल गया है। अब उसमें क्या होता है, जब इसके ऊपर पानी पड़ेगा, H2O, जल, पानी, नीर, सब ये सब जो इस पर पड़ेगा तो इसके जो बंध है वो हल्के हो जाएंगे, समझ रहे हो। अभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे हाई स्कूल में, तो ये बंध हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के कारण इस पर अगर ऐसे पत्थर मारोगे
तो नहीं टूटेगा, मगर जब जल है तो अपने आप ही टूट जाता है। ठीक है ना, दरारें पड़ जाएंगी, दरार पड़ने देखिए ना, बहुत सी चट्टानें ऐसे ऐसे होती है, उस पर दरारें पड़ जाती है ना, ऐसे दरारें पड़ जाती है, वो वही रासायनिक अपक्षय हो जाता है इसका। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना। देखो एक एक चीज़ बहुत बाकायदा समझा के बता रहे ना, तो देखो क्वेश्चन निशान लगाना ही कुछ नहीं होता, उसको समझो बेटा। अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में जितने भी लोग हैं आईएएस के आने वाले समय में तैयारी करते हैं, अधिकारी जिला अधिकारी बनते हैं, सब लोग ये किताब पढ़ के जाते हैं। और आप लोग इसी समय किताब पढ़ लो तो क्या दिक्कत है, इसी समय अच्छी तरीके पढ़ लो तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाएगा कि ये आपका रासायनिक अपक्षय क्या होता है, अब लोग बता ही नहीं पाए, अब रासायनिक अपक्षय आपको, तो इसको पढ़ लेना बेटा प्लीज़। ठीक है ना, अभी से पढ़ोगे तो बढ़ोगे आगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरा समझो। अब आ गया यहाँ पर सही जोड़े बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं। लिखा है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े में लिखा है नदी। अब नदी क्या है, नदी डेल्टा बनाती है, अभी बताया था आपको। ठीक है, हिमानी यू आकार की घाटी बना देती है। समुद्री लहरें क्या करती है, समुद्री लहरें भृगु का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है भूमिगत जल। भूमिगत जल को क्या कहते हैं, हेलेक्टाइट। पवन क्या करती है भाई, पवन छत्र शाल बनाती है। देखो भी लिखा भी है कि पवन उड़ा कर लाती हैं और छत्रसाल बनाती हैं। उसके बाद लिखा है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है, पवन द्वारा बालुका स्तूप। चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती हैं, देखो बताया था आप 6। लिखा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है, स्टेलाइट। लिखा है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है, भैया भूकंप आ जाता है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? देखो पहला लिखा पवन से निर्मित बालुका, दूसरा चट्टान के बारे में बताया गया है, अब 6। उसका भूमिगत जल स्टेलाइट, उसका पृथ्वी की आंतरिक शक्ति भूकंप कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी वीडियो आपकी आएगी, ये वाला चैप्टर है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।